Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 8, that is challenges to democracy. In the previous lecture, we studied about three major challenges faced by democracy. Today we will talk about political reforms. जब हमने चैलेंज की बात की थी, हमने कहा था कि चैलेंज के साथ साथ एक पॉसिबिलिटी रहती है रिफॉर्म्स की, इस्लाह की, और हमने ये बोला था कि चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। जनरली जो भी सजेशंस होते हैं या प्रपोजल्स होते हैं जिनसे हम ओवरकम कर सकते हैं चैलेंजेस को जो डेमोक्रेसी फेस करती है, उनको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म। और देयर कांट बी ए लिस्ट ऑफ डिजायरेबल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। यहाँ कोई लिस्ट नहीं हो सकता है, यहाँ कोई फहरिस्त नहीं हो सकती है कि कौन से तरीक़ों से हम सियासी इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैलेंज होती है जो कोई भी कंट्री फेस करती है, ये वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इस तरह से हम कोई एक रेसिपी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की नहीं हो सकती है, और ये प्रोसीजर जो है, ये तरीक़ेकार जो है वेरी करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे कोई अगर किसी कार को हमें रिपेयर करना होगा तो हमें उस कार की पहले मॉडल पता होने चाहिए, उसके डिफेक्ट्स पता होने चाहिए, और उसी तरीके से फिर उसके टूल्स होंगे जिनसे उनको फिर ठीक किया जा सकता है। अगर हम इंडिया की ही बात करेंगे तो इंडिया में जो चैलेंज हैं, जो नेशनल लेवल के चैलेंज वो डिफरेंट होंगे, जो स्टेट लेवल के चैलेंज है वो डिफरेंट होंगे, और जो लोकल लेवल के चैलेंज हैं वो डिफरेंट होंगे। और इन चैलेंज का ये होता है, जो लिस्ट हम फिर बना सकते हैं जैसे नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की या लोकल लेवल की, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इररिलेवेंट रहती है, इनकी रिलेवेंस फिर ख़त्म हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फाइन। और हम सिर्फ ब्रॉड गाइडलाइन दे सकते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म इंडिया में हम कैसे ला सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ लॉज। इट मीन्स लीगल वे ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। कानूनी तौर पर हम किस तरह से पॉलिटिकल रिफॉर्म ला सकते हैं। यहाँ पर जो दिलकश चीज़ हमें लगती है, जो हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वह है लीगल वे। फाइन। और लेकिन इस टेम्पटेशन में हमें बचना चाहिए कि सिर्फ लीगल तरीके से हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कानूनी तौर पर हम रिफॉर्म ला सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर हम डिस्करेज कर सकते हैं जो गलत सियासी अमल होंगे, और हम हौसला अफजाई कर सकते हैं जो ठीक सियासी अमल हो सकते हैं, जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस से हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं चैलेंज को जो डेमोक्रेसी फेस करते हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट की ही बात करेंगे, जो रूल्स ऑफ क्रिकेट होंगे, जैसे हमारे पास एलबीडब्ल्यू डिसीजन होता है, लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू से क्या होता है, जो नेगेटिव क्रिकेट होती है, जो नेगेटिव बैटिंग होती है, टैक्टिक्स होते हैं, उससे डिस्करेज होते हैं जो एलबीडब्ल्यू का मामला होता है। जो फिर हम जो प्लेयर होता है, जो क्रिकेटर होता है, जो बैट्समैन होता है, हम इसको एलबीडब्ल्यू करार दे सकते हैं अगर वो गलत टैक्टिक से बैटिंग करता होगा। लेकिन क्या ये काफ़ी है? लेकिन क्योंकि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चेंज आनी चाहिए वो प्लेयर्स की लेवल तक आनी चाहिए। जो हमारे पास कोचेस होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, वो चेंज लाने चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने हैं, ये इनमें ज़्यादा जो रोल रहेगा वो जो हमारे पास सियासी कारकुन होंगे, जो हमारे पास पार्टीज़ होंगे, जो हमारे पास तहरीकें होंगे, या जो पॉलिटिकली हमारे पास कॉन्शियस सिटीजन होते हैं, जो सियासी तौर पर बाखबर रहते हैं, जो होशमंद सिटीजन रहते हैं, तो उनका भी एक अहम रोल रहेगा। इट मीन्स कि जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होगी पॉलिटिकल प्रोसेस में, उनका एक अहम किरदार रहेगा। फाइन। इसी तरह से अगर हम दूसरी जो पॉइंट रहेगा कि हम चेक करेंगे जो कानून हम अप्लाई करते हैं, इससे क्या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। फाइन। जो कोई भी लीगल चेंज होगा, हमें देखना होगा कि इसके रिजल्ट्स किस तरीके के हैं। किसी वक्त ये भी हो सकता है कि द रिजल्ट्स में भी काउंटर प्रोडक्टिव, उसका उल्टा असर रहेगा। जैसे अगर मिसाल दूंगा, किसी स्टेट्स में हम बैन करेंगे जो शहरी, जो लोग जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उनको हम कंटेस्ट करने का मौका नहीं देंगे पंचायत इलेक्शंस में। इससे क्या होगा, जो डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी है, जो मौका होगा किसी गरीब या किसी औरत के लिए, उनको मौका नहीं मिलेगा, जो कि हमारा मकसद नहीं था। फाइन। जनरली क्या होता है, जो कानून होते हैं जो किसी चीज़ को बैन करने की कोशिश करते हैं, वो उतने कामयाब नहीं होते हैं पॉलिटिक्स में। वही कानून
सक्सेसफुल रहते हैं, जिससे हमें किसी के मुराद मिले, किसी को इनकरेजमेंट मिले, फाइन, जिससे उससे बेहतर चांस होते हैं कि जो वर्किंग होगी वो इम्प्रूव हो सकती है। और जो बेस्ट लॉज हमारे पास होते हैं लोगों को एम्पावर करते हैं। वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से जो पीपल होते हैं वो एम्पावर होते हैं, फाइन। अगर हम बात करेंगे जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैं, RTI, वो एक अच्छी एग्जांपल है जिससे लोग एम्पावर होते हैं। उस तरीके से लोगों को जो हैपनिंग्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे उनको पता चलता है। इस तरह से वो एक निगरान की सूरत इख्तियार करता है डेमोक्रेसी पर, कि डेमोक्रेसी फंक्शन ठीक तरीके से करती है नहीं। और इस तरीके के जो लॉ होते हैं इससे फिर करप्शन भी कंट्रोल होती है, और जो ये सप्लीमेंट करते हैं जो जो एग्जिस्टिंग लॉ होते हैं जो करप्शन को रोकने में काफ़ी कामयाब भी होते हैं, और रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज, फाइन। और डेमोक्रेटिक जो तीसरा पॉइंट जो हमारा इसमें रहेगा, दैट इज पॉलिटिकल प्रैक्टिस। ये सियासी अमल किस तरीके की है। जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होते हैं क्या इससे उसूली तौर पर अमलाया जा रहा है या नहीं अमलाया जा रहा है। इसमें यह है कि जो मेन फोकस रहता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का, इससे जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। इट मीन्स अगर आप इस्लाह कर रहे हो क्या इससे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस मजबूत होती है नहीं होती है, फाइन। और इससे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस मजबूत ही होनी चाहिए, और हमें फोकस करना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो वो ज़्यादा इंक्रीज हो, जो आम शहरी हो, जो ऑर्डिनरी सिटीजन हो, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल रिफॉर्म से बढ़नी चाहिए, फाइन। और हमें जो चौथा पॉइंट रहेगा दैट इज़ कि ये कौन शख्स होते हैं कि जो कानून हम बनाते हैं ये उनको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कानून कौन बनाएगा और उनको इम्प्लीमेंटेशन उनकी कौन करेगा, फाइन। जो कोई भी प्रपोजल, जो कोई भी तजवीज़ पॉलिटिकल रिफॉर्म की होती है, वी शुड नॉट थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ दैट इज़ अ गुड सोल्यूशन। हमें ये देखना है कि हु विल इम्प्लीमेंट इट एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, फाइन। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर हमें फोकस करना चाहिए। और हमें ये भी, इट्स नॉट ए वाइज टू थिंक कि जो लेजिस्लेचर्स होंगे वो कानून पास करेंगे जो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, फाइन। हमें वी शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल अबाउट इट कि कौन सा कानून किस तरीके किसको फ़ायदेमंद हो सकता है, किसको फ़ायदा दे सकता है। और हमें इकदाम ऐसे करने चाहिए कि हमें भरोसा करना चाहिए जो कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगी, जो कोई शहरियों की तो जो तंजीम होगी, और जो मीडिया में भी मीडिया का भी एक अहम रोल हो सकता है कि डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म होगा, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा उसको कामयाब बनाने के ज़मरे में। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। अगर हम टिपिकल एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि हम किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं अपनी पॉलिटिक्स को, जनरली हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास पॉलिटिशियंस होते हैं, सारी जो गंद होती है जो हमारी सियासत में होती है उन्हीं की वजह से होते हैं। जैसे करप्शन की हम बात करेंगे, हम डिफेक्शन की बात करेंगे, या कास्टिज़म जो ज़ात पात होता है, या जो क्रिमिनल वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, या जब क्रिमिनलिटी जो हमारे पॉलिटिक्स में आती है, तो इसको हम मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि जब तक लोग नहीं बदलेंगे तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती, और लोगों को ही रजिस्ट करना पड़ेगा जो उनको मिसलीड कोई करेगा या उनको डिवाइड करेगा ज़ात के नाम पर या मज़हब के नाम पर। हमें ही उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा ताकि जो हमारी पॉलिटिक्स हो उसमें रिफॉर्मेशन आ जाए, उसमें इस्लाह आ जाए, उसमें तब्दीली आ जाए। सो हमें सिर्फ मोर्ज़ इल्ज़ाम जो हैं सिर्फ पॉलिटिशियनों को नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल करप्शन की बात करेंगे, करप्शन जो हमारी सोशल फैब्रिक में है, इस ऑल अक्रॉस, इट डिवाइड्स ऑल अक्रॉस और सोसाइटी, समाज के हर तबके इसमें इन्वॉल्व होता है, और फिर उसी की अक्कासी हमारे पॉलिटिक्स में भी होती है। और कहने का मकसद है सिर्फ वी शुड नॉट रिलाई ऑन ओनली ऑन पॉलिटिशियंस, हमें ऑन द लेवल ऑफ सोसाइटी हमें लोगों को ही रजिस्ट करना पड़ेगा कि उनको कोई मिसलीड ना कर सके, उनको कोई डिवाइड ना कर सके ज़ात के नाम पर या मज़हब के नाम पर। सो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।